हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी टेट 2023 दिसंबर के तैयारी के लिए हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ठीक है, हमें उस ऑप्शन को टिक करना है जो कि इस बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तब बच्चे सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है। ठीक है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। जब वे मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तभी कुछ चीज़ को सीख पाएंगे वो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। हाँ, ये भी सही है, बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है सीखने का, सिर्फ इसमें बच्चा सीखेगा, नहीं, बच्चे किसी भी तरह से कई प्रकार से सीख सकते हैं। ये तो सही हो गया। चलिए, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। फ्रेंड्स, सी ऑप्शन भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि हमें क्या नई सहायता करता है वो पूछा है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है ना। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे केवल कक्षा में नहीं सीखते लेकिन वह सभी कक्षा में सीखते हैं, कक्षा के बाहर सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, हर जगह बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय पूछा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, गलत है ना। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध नहीं करवाया जाए, वह कहीं भी पढ़ने लायक हो सकता है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे जो दिव्यांग बालक है उन्हें विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी प्रकार की स्कूलों में शिक्षा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, नहीं, सरकारी विद्यालय चाहे कोई सा भी विद्यालय हो, वहाँ पे सभी भाषाओं को प्राथमिकता देनी है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। योग्यताओं से परे होकर मतलब उनकी योग्यताओं से उठकर, उनकी क्या डिसेबिलिटी है उन सबको ध्यान देगा। ठीक है, बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, उनके क्वालिटेटिव शिक्षा को उपलब्ध करवाया जाए सभी बच्चों के लिए। यहाँ पर समावेशी शिक्षा का अर्थ यह होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो 2020 है, उन मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो यहाँ पे NEP जो 2020 है ना, वह NEP जो 2020 है उनके मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन हमारा ये पूछा है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा से बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? ठीक है, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने व
सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पृष्ठ की पहचान की जा सके। विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। यहाँ पे जो हमारा NEP 2020 के मूल्यांकन का जो उद्देश्य होना चाहिए फ्रेंड्स, वह फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा में कैसे सहायता दी जा सकती है। ठीक है, मूल्यांकन करने का उद्देश्य यह है कि जब हम उनकी कमियों को जान लेते हैं, उनकी कमियों को हम पहचान कर पाते हैं, तो उनकी सहायता किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उनकी योग्यताओं को, उनकी कमियों को जान करके उनके अनुसार हम किस तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं उनकी लर्निंग में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, हमें कंपेयर नहीं करना है कि अपने सहपाठियों से वो कितना सीखा है, कितना कम सीखा है। विद्यार्थियों को सीखने में कमियां व अभाव ताकि उनकी असफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके। हम उनकी असफलता की पृष्ठ पहचान की क्या करेंगे। ठीक है, उनकी असफलता की पृष्ठ नहीं पहचानना है, बल्कि वह किस तरह से सीख रहा है और उसकी सीखने की स्पीड क्या है, उसकी सीखने की क्षमता कैसी है, ये जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को रटने की क्षमताओं की जानकारी जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। NCF 2005 के अनुसार जो निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्कूलों में गणित शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि NCF जो 2005 है उसके अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक स्कूलों में गणित शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं है। बच्चे का विचार प्रक्रिया का सही उत्तर करने के लिए, गणित को बच्चे के संदर्भ में बताना, समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाने के लिए, गणित में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की विचार प्रक्रिया का सही उत्तर करने के लिए हम प्राथमिक बच्चों में ठीक है, हम प्राथमिक बच्चों में जो प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं उनमें हर सारी उत्तर सही हों ये नहीं उम्मीद लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर NCF 2005 के अनुसार जो निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्कूलों में गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का सही उत्तर, कि बच्चा हर हमेशा सही उत्तर ही दे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है ना। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, गलत है। शिक्षिका की भी भूमिका होती है और विद्यार्थी की भी भूमिका होती है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी की निष्क्रिय भूमिका होती है। फ्रेंड्स बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। फ्रेंड्स ना तो शिक्षिका ना तो दोनों ही भूमिका सक्रिय होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। यहाँ पे सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सहयोगी प्रायोजित कार्य किया जाना संरचनात्मक कक्षा में आकलन विधि की उपयुक्त विधि हो जाएगी। ठीक है, एक शब्दोत्तरी वाले वस्तुपरक प्रश्न ऐसा गलत है, ये सिर्फ सही नहीं है, कुछ हद तक तो सही है। मानक परीक्षण स्टैंडर्डाइज परीक्षण नहीं करना है, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा नहीं करना है, उनकी समझ के अनुसार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चलिए अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो NEP 2020 है, ठीक है, वह किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम,
यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एनईपी जो शिक्षा नीति 2020 है वह लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर जोर देती है। नेक्स्ट है बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं बल्कि बच्चे के सभी विकास के लिए विकास से संबंधित पहलू पर बल देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर उनकी स्मरण कौशल को नहीं नापना चाहिए बल्कि उनकी समझ, उनकी बौद्धिक, उनकी जानने की प्रवृत्ति का आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषाता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। सो यहाँ पे जो भाषा के संदर्भ में एनईपी 2020 बहुभाषावाद पर बल देती है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म को बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उसे अध्यापिका को क्या करना चाहिए? व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, केवल पाठ्यपुस्तक के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए, आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। सो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम मतलब रिसर्च लर्निंग को सुसाध्य करना चाहती है, कर आविष्कार लर्निंग, ठीक है। इसके लिए उसे अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर करके सीखने पर जोर दिया गया है। कहीं ना कहीं खोजी अधिगम का मतलब है कि करके सीखना, रिसर्च करके सीखना। यहाँ पर व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना है क्योंकि हमें करके सीखने पर बल देना है, ठीक है। केवल पाठ्यपुस्तक के इस्तेमाल पर बल देना है, गलत गलत गलत। तीसरा है आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना। स्वनिर्देशित प्रयोग का मतलब यहाँ पे दोस्तों हो जाता है कि करके सीखना, यानी अन्वेषण करके सीखना। खोजी की अधिगम को यही सुसाध्य कर रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए। बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देने से वो कुछ नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका को बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहन करती सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा किसी पर आधारित विचार मंथन करके। सो यहाँ पे जो है प्रत्येक छोटे कार्य के भौतिक पुरस्कार नहीं देना है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर नहीं बल्कि सभी प्रकार के ज्ञान पर महत्व देना है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, यहाँ पे बच्चे को दंडित नहीं करना है, वो गलत उत्तर भी दिया है तो उसे स्वीकार करना है, उसे सही बताने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा किसी पर आधारित विचार मंथन करके, ठीक है, विचार मंथन करके समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। तो वह बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए उन्हें खुद से प्रोत्साहित करेगी और किसी आधारित पर विचार मंथन करके उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है समस्या समाधान के लिए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। डर पैदा नहीं करना चाहिए, तनाव पैदा करना नहीं चाहिए। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। आकलन का उद्देश्य है कि उनकी अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमें कुछ इस टाइप से दिया है कि कौन कौन से सही होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये बात भी सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये बात भी करेक्ट है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये बात गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। चलिए, तीसरा चौथा को कौन सा ऑप्शन कवर कर रहा है? डी ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे देख लेते हैं। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना भी जरूरी होगा, ठीक है, और ये भी जरूरी होगा। कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को समर्थन देना सही होगा। सो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ही सही हो जाएंगे। चलिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तानाशाह, स्वतंत्र, सुविधाजनक, आधिकारिक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधाजनक, सुगमकर्ता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बाधक है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, गलत है। अपनी मातृभाषा सुसाधक है उनकी सीखने की प्रक्रिया के लिए। विद्यालयों को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा में रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा में बोलने सीखने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मातृभाषा में उनके सिखाया जाना चाहिए और उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, क्योंकि बच्चे जब बहुभाषा होंगे और वो एक दूसरे से अपनी अपनी भाषाओं का डिस्कस करेंगे, जिससे कि उनकी संज्ञानात्मक विकास में मैच्योरिटी होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च और अमूर्त गणित सीखने के लिए तैयारी, पूछा है कि क्या नहीं है सही। ठीक है, उच्च और अमूर्त गणित सीखने के लिए तैयारी, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना, समस्या और समस्याओं को प्रस्तुत कौशल को बढ़ावा देना, तार्किक सोच को बढ़ावा देना। सो यहाँ पे जो है हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। उच्च और अमूर्त गणित को सीखने के लिए तैयारी, प्राथमिक बच्चों को एनसीएफ 2005 उच्च गणित सीखने के लिए, अमूर्त गणित सीखने के लिए तैयारी, ये नहीं कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना सही हो जाएगा। समस्या को और समस्या प्रस्तुत कौशल को बढ़ावा देना यहाँ पे सही हो जाएगा। तार्किक सोच को बढ़ावा देना सही हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं कहा है राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 ने? तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च और अमूर्त गणित सीखने के लिए तैयारी, ये हमारा एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए नहीं कहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार 2005 निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का विषय है? खाद्य, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का प्रमुख जो विषय है वह हो जाएगा खाद्य, फूड। फूड जो है हमारे ईवीएस का थीम है एक प्रकार का। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।